रहीम यार खान के 51% स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत करार। तलबा मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर। मुज़र सेहत पानी पीने से स्कूलों के तलबा में बीमारियां फैलने का खदशा। रहीम यार खान में जिला भर के 2778 में से 2588 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स रोही ने हासिल कर ली हैं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं आमिर रहीम यार खान के 51% स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम जिले भर के प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि मजमूई तौर पे जो स्कूल्स हैं जिनकी तादाद 2778 है, इन तमाम स्कूल्स में पीने का पानी जो है टेस्ट करने का जो सिलसिला है वो इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है। और ये जो प्रोसेस है ये शुरू किया था पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जो निजी लैब्स हैं उनकी जानिब से। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इख्तितामी मराहिल में इनके टेस्ट पहुंच चुके हैं, जिनमें 2778 स्कूलों में से जो है सिर्फ 190 स्कूल्स हैं जिनमें पीने का पानी अभी टेस्ट रहता है। बाकी तमाम स्कूल्स में पीने का पानी मजमूई तौर पे टेस्ट हो चुका है। 2778 स्कूलों में से 1332 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी मुज़र सेहत सामने आया है और 1149 के करीब जो स्कूल्स हैं उनमें पीने का पानी जो है सेफ है, बच्चे पिएंगे तो उनको बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ जो 170 के करीब स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनमें पीने का पानी जिसे ना आप मुज़र सेहत कह सकते हैं ना फिर सेफ कह सकते हैं कि उनके दरमियान में उन पे फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल जो नस्ब करने की जो अशद ज़रूरत है वो दरपेश नहीं आई। मजमूई तौर पर अगर बात करें कि 2778 स्कूलों में से 1332 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी मुज़र सेहत सामने और 190 स्कूल्स रहते हैं, तो 51% आधे से भी ज़ायद स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी मुज़र सेहत है कि अगर छोटे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, मुस्तकबिल के मामार अगर स्कूलों में जाके स्कूल का पानी वो पिएंगे आधे से ज़ायद स्कूल्स में, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में 51% स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत है। आमिर भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं रहीम यार खान में जिला के सरकारी स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत सामने आने पर सीईओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। सही है कि जो पानी ज़मीनी है वो थोड़ा सा ख़राब जा रहा है, तो इस सिलसिले में कुछ हमने एनजीओज़ की मदद से, कुछ गवर्नमेंट की मदद से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डीसी साहब की मेहरबानी से हमें 79 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुका है और 184 में मुख्तलिफ लोगों ने, एनजीओज़ ने, स्कूल ने अपनी एनएसबी से और उसके साथ साथ जो डोनर हज़रात हैं उन्होंने लगा कर दे दिए हैं। 184 में वो भी लग चुके हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि 2778 स्कूल हैं हमारे, तो सब में फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए और बच्चे अच्छा साफ सुथरा पानी पिएं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से। आगे बताएं मियांवाली में महकमे हाईवे के अफसरान की मुबैना गफलत, करोड़ों रुपए की हैवी मशीनरी खड़े खड़े नाकारा हो गई। जराये के मुताबिक चंद लाख रुपए लेकर मशीनरी की मरम्मत कराई जा सकती थी। दूसरी जानिब एसडीओ हाईवे ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा हाईवे की वर्कशॉप में और यहाँ पे करोड़ों रुपए की हैवी मशीनरी जो है खड़े खड़े नाकारा हो चुकी है, जबकि ज़राए के मुताबिक इस मशीनरी पर अगर चंद लाख रुपए खर्च करके इसकी मुरम्मत करा ली जाती तो ये काबिल इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं दी गई। जबकि अगर बात की जाए बिल्डोज़र की तो यहाँ पे 1 दर्जन से ज़ायद बिल्डोज़र जो हैं वो खड़े खड़े नाकारा हो चुके हैं। 3 क्रेन मशीन है, उसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रालाइस और दीगर सामान भी, हैवी मशीनरी का सामान भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये सारी चीजें नाकारा हो गई हैं। इस तरफ महकमा बिल्डिंग के जो अफसरान हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। फर्ज करो कि अगर ये हैवी मशीनरी जो है काबिल इस्तेमाल नहीं रही तो इसको नीलाम करके अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल किया जा सकता था और उसके बदले में अच्छी खासी नई मशीनरी भी खरीदी जा सकती थी, लेकिन बकौल शायर के दिले माले मुफ्त दिले बेरहम मशीनरी को थोड़ी सी अमाउंट से जो है वो बेहतर करवाया जा सकता था, लेकिन ना करवाया जा सका। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं प्राइमरी स्कूल्स कल से खुलेंगे। सीईओ एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी का कहना है कि तमाम प्राइमरी स्कूल्स में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा।
بالکल हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में प्राइमरी स्कूल कल से खोलने का फैसला किया गया और इस हवाले से तमाम जो सूबे के अजला हैं वहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं महकमा तलीम की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से। इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या इंतजामात किए गए हैं। इससे कबल देखा गया था कि जो हाई स्कूल खोले गए थे उसमें आज हमें पता लग रहा है कि 2 जो मरीज़ हैं बच्चे वो सामने आए हैं, उनके लिए आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी और प्राइमरी स्कूल के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी किए हैं हमने 100% उनकी कंप्लाइज की है। तमाम क्लासरूम को डिसइंफेक्ट किया गया है। हमारे टीचर्स प्राइमरी स्कूल के भी 16 तारीख से स्कूलों में हाज़िर हैं और बच्चों को वेलकम करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं और जो हमारे बस में था हम हिफाजती इक़दाम कर चुके हैं। जहाँ तक इन 2 बच्चों के इन्फेक्टेड होने का ताल्लुक है, इसमें चूँकि बच्चे हमारे पास तो बहुत थोड़ा वक्त गुजारते हैं, घरों में उनका बहुत ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। मैं रोज़ाना ख़ुद भी मिनिमम 2 स्कूल्स विज़िट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में SOPs पे 100% अमल किया जा रहा है। तो इसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो SOPs तय किए हैं उनके मुताबिक इन दोनों बच्चों को कल ही हमने घर भेज दिया था और 14 दिन वो क्वारंटाइन रहेंगे और बाकी चूँकि एक ही क्लास के ये दोनों बच्चे थे, क्लासरूम को भी सील कर दिया गया है, उसको डिसइंफेक्ट किया गया। 7 दिन के लिए वो कमरा बंद रहेगा और इस क्लास के तमाम बच्चे भी 7 दिन के लिए हमने घर भेज दिए हैं। उनकी लिस्टें CO हेल्थ साहब को दे दी हैं, वो इंशाल्लाह उनकी आज और कल में सैंपलिंग कर लेंगे और चूंकि 24 घंटे में अब रिजल्ट आ रहे हैं, 24 घंटे में रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। अभी रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा में कोरोना वायरस की जांच के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी अदारे बंद रहने के बाद तालीमी सिलसिला शुरू हुआ तो बच्चों की सेहत का भी जांच की जा रही है, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम पहुंची है। यहां पर स्टूडेंट्स जो है उनके रैंडमली नमूने टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि उनके कोरोना की जांच हो सके। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, 6 माह तालीमी सिलसिला बंद रहा, अब दोबारा शुरू हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से इनका टेस्ट भी लिए जा रहे हैं रैंडमली मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के। तो ये प्रोसीजर कैसे चलेगा, कितने स्टूडेंट्स के लिए जाएंगे और कैसे इनकी जांच की जाएगी ताकि मजीद जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लोकल गवर्नमेंट मिल के DHA के थ्रू मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गैदर होते हैं, वहाँ वो टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है, हम उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनकी टीम आई है, उन्होंने अबाउट 200 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। इनके रिजल्ट्स वो अनाउंस करेंगे, रिजल्ट्स में आएंगे उससे पता चलेगा। और ज़्यादातर लोग हमने पहले भी जो SOPs बनाए हुए हैं कि वो बच्चे जिनको लाइटली कोई बहुत स्लाइटली सिम्टम भी हैं तो वो यूनिवर्सिटी ना आएँ और हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, हाफ घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम अपनी कोशिश उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्टिंग से कंफर्मेशन हो जाएगी कि खुदा न खास्ता को उसमें ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा ग्रो होने का चांस मिले या एक दूसरे को ट्रांसफ़र होने के चांसेस हों। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उनके जो इनिशिएटिव कोरोना के रिलेटेड जितने भी थे वो इफ़ेक्टिव और बड़े अच्छे साबित हुए हैं और उससे कोरोना कंट्रोल भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौम वापस छुट्टियों के बाद, कोरोना की पाबंदियों के बाद वापस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, अभी पार्शली ओपन हुए हैं, लेकिन चूँकि स्टडीज़ को साथ साथ दुनिया के साथ लेके चलना है तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और वो सेहतमंद हैं, वो इस बीमारी से कोरोना में मुब्तला नहीं है तो आ रहे हैं। जो जिसके मैसेज भी आता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से हम उसको छुट्टी दे रहे हैं आसानी से ताकि हम ये इसको कंट्रोल कर सकें। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की रौनकें दोबारा से बहाल होने लगी हैं। कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 का आगाज कर दिया जाएगा। नेशनल T20 के लिए प्लेयर्स ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मकसूद से। जी मोहम्मद मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की रौनकें कल से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 का जो मेला है वो कल से सजने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर जो
کھلاڑی ہیں 18 اکتوبر سے نجی ہوٹل میں کیمپ پذیر ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن جاری کیے ہوئے ہیں. آج جو ہے ناردرن پنجاب اور بلوچستان کی ٹیم کی جانب سے پریکٹس سیشن یہاں پر کیا گیا ہے اور کل سے یہ میلہ سجے گا. 3 بجے میچ شروع ہوگا T20 میچ, اس کے بعد دوسرا میچ بھی یہیں پر 7:30 بجے کھیلا جائے گا. تماشائی جو ہیں یہاں پر نہیں آ سکیں گے, بدقسمتی سے کورونا وائرس کی وجہ سے یہاں پہ SOPs کا جو ہے خاص خیال رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو تماشائی ہیں وہ ملتان سٹیڈیم میں نہیں آ سکیں گے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو براڈ کاسٹر ہے, میڈیا سیل ہے, کل 3 بجے T20 کا میلہ سجے گا. بہت شکریہ محمد مقصود, آپ تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں سیکریٹری RTA احمد رضا کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی وہاڑی روڈ پر کارروائی. دوران کارروائی روٹ پرمٹ, گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ کو چیک کیا گیا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 10 گاڑیوں کو بند اور متعدد کا چالان کیا گیا. کارروائی میں سول ڈیفنس کے والنٹیئرز اور ٹریفک وارڈن نے حصہ لیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں سیکریٹری RTA احمد رضا کی ہدایت, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی وہاڑی روڈ پر کارروائی. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی غیر قانونی LED کے خلاف کارروائی گلگشت بازار میں کی گئی. آپریشن کی قیادت انچارج انفورسمنٹ شاہد کامران جبکہ انسپیکٹر محمد احسن بھی موجود تھے. نوٹس دینے کے بعد غیر قانونی LED قبضے میں لی گئی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی غیر قانونی LED کے خلاف کارروائی گلگشت بازار میں کی گئی. آپریشن کی قیادت انچارج انفورسمنٹ شاہد کامران جبکہ انسپیکٹر محمد احسن بھی موجود تھے. نوٹس دینے کے بعد غیر قانونی LED قبضے میں لی گئی. آپ کو بتائیں شجاباد کے علاقے کالی پل پر دن دہاڑے زرعی ادویات کی دکان میں ڈکیتی کی واردات. ڈاکو 2 دکانداروں سے 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار. دکانداروں کا پولیس کے خلاف احتجاج. ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں سے شہری پریشان, ڈاکوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شجاباد کے علاقے کالی پل پر دن دہاڑے زرعی ادویات کی دکان میں ڈکیتی کی واردات. ڈاکو 2 دکانداروں سے 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. دکانداروں کا پولیس کے خلاف احتجاج. دوسری جانب لودھرا میں 4 سال سے مغوی بیٹے کی بازیابی کے لیے شہنال کا رہائشی خاندان دربدر ہے. مغوی نوجوان کی بہنیں اور بھائی پریس کلب پہنچ گئے ہیں. کیا مطالبہ ہے, اس حوالے سے جان لیتے ہیں مشتاق بھٹا سے. 4 سال سے بیٹے کی تلاش میں دربدر والد تھانہ صدر لودھرا میں پہنچا ہے تو تفتیشی نے انوکھی فرمائش کر دی ہے. تفتیشی نے کہا ہے کہ پہلے شکاری کتا لاؤ, اس کے بعد بات سنوں گا. اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے. والد اور اس کے جو متاثرہ نوجوان ہے, جو مغوی ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں اس وقت پریس کلب لودھرا میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیں تفتیشی کیا کہتے ہیں آپ کو؟ تشویشی سر, میں تشویشی کو ملنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ مجھے کتا چاہیے, کتا تشویش دے, پھر میں آپ کی سنائی کروں گا. میں نے 4 سال سے میں بیٹا ڈھونڈوں یا میں کتا ڈھونڈوں. سر ہمارا بیٹے کا کسی کو انصاف, میرے بچے کی کسی کو تکلیف نہیں ہے, لیکن کتوں کی فرمائشیں ہو رہی ہیں. اگر کتے دیتے ہیں تو پھر تو بیٹے کی کوئی سنائی ہوگی. اگر کتے نہیں دے سکتے تو بیٹے نہیں ملتے. مجھے بیٹے کا چاہیے, انصاف چاہیے مجھے, خدا کے لیے مجھے انصاف چاہیے. انصاف مل جائے. وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم اور IG پنجاب صاحب سے میری گزارش ہے کہ میں پولیس افسران کو کتنے کتے گول کر دوں اور اپنے بیٹے کی لاش یا زندہ یا مردہ چاہیے, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے بیٹا نہیں مل رہا. میں اس لیے لودھرا کانفرنس کے سامنے آیا ہوں, ان کو التجا کی ہے, لیکن میری التجا ہے, ہر افسر سے التجا ہے, مجھے میرا بیٹا چاہیے. مجھے 4 سال سے میں روز بالکل مغوی نوجوان کی چھوٹی چھوٹی معصوم بہنیں جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے ہوئے ہیں, جن پر اعلی حکام سے بیٹے کی بازیابی کی اپیل کی گئی ہے. مشتاق بھٹا, بہت شکریہ آپ کا. بھی آپ کو بتائیں بہاولپور میں لال سوہانرہ کے جنگل میں محکمہ جنگلات کے افسران کی عجب منطق. جنگل میں نئے پودے لگانے والے مزدوروں کو دہاڑی کے بدلے جنگل کی لکڑیاں تقسیم کرنے لگے. مزدوروں کی جانب سے جنگل کی لکڑیاں لے جانے کی فوٹیج روہی کو موصول. مزدوروں کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے مزدوری نہیں ملی. افسران نے مزدوری کی مد میں ٹمبر لے جانے کا کہہ دیا. دوسری جانب ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کا کہنا ہے کہ مزدوروں کو پودے لگانے کی مد میں پیسے ملتے ہیں. معاملے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ٹمبر لے جانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں لال سوہانرہ کے جنگل میں محکمہ جنگلات کے افسران کی عجیب منطق. جنگل میں نئے پودے لگانے والے مزدوروں کو دہاڑی کے بدلے جنگل کی لکڑیاں تقسیم کرنے لگے. مزدوروں کی جانب سے جنگل کی لکڑیاں لے جانے کی فوٹیج روہی کو موصول.
आपको बताएं, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का दूसरे रोज भी तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रेलवे रोड, मुल्तान रोड और अंदरून शहर में ऑपरेशन करके तजाविजात का खात्मा कर दिया। तजाविजात माफिया का सामान भी जब्त। तर्जमान जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर की खूबसूरती किसी को खराब नहीं करने देंगे, तजाविजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तो आपको बता रहे हैं, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का दूसरे रोज भी तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रेलवे रोड, मुल्तान रोड और अंदरून शहर में ऑपरेशन करके तजाविजात का खात्मा कर दिया। आपको बताएं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा। कीमतों में इजाफे पर जावेद हाशमी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं, हुकूमत अद्वियात की कीमतों में किया गया इजाफा वापस ले। मजीद बता रहे हैं जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर की रिहाइशगाह पर आए हैं। इस हवाले से जो है लीगी कारकुनान से भी मुलाकात की। इस पर हमारे साथ मौजूद उनसे बात भी करते हैं। मखदूम साहब, हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, किस नज़र से देखते हैं इस इजाफे को? मुझे बहुत तकलीफ होती है जो अब दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं। मैं उस वक्त ये सोचता था कि कोई मजबूर माँ निश्तर के बाहर खड़ी होगी और उसका दवाई थोड़ी सी भी टेढ़ी पैसा भी बढ़ गया तो वो कितने मुश्किलात से अपने बीमार बच्चे के लिए इकट्ठा करके लाएगी, तो मैंने उसकी हिफाजत करनी है। तो ये जो मौजूदा है इसका तो मैं खुद ब खुद हवास बाख्ता हो जाता हूँ कि इंसान की मजबूरियाँ इस तरीके से 700 गुना कीमतें बढ़ी हैं जो कभी तस्वुर में भी नहीं आ सकता। तो ये मैं तो सियासतदानों की हिमायत करता हूँ, लेकिन ये कैसी सियासी हुकूमत है जो लोगों को इस तरीके से उनकी मजबूरियाँ खरीद रही है। देखिए ना, जो दो चीज़ों में एक बढ़ाइए 500 गुना, एक 700 गुना, तो वो लोगों की पहुंच में तो है ही नहीं। अच्छा मखदूम साहब, जो मुशीर सेहत है उनका बयान आया है कि जो अद्वियात थी वो ब्लैक हो रही थी, तो कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि अब आसानी से दस्तयाब हों। इसको किस नज़र से देखते हैं उनके बयान को? अब देखिए ना, मैं इसके ऊपर कुछ कह सकता हूँ। यही तो बात जो मैं कर रहा था कि लोगों के दर्द को इजाफा करना, उनकी तकलीफ़ों को बढ़ा देना और ये कहना कि उनकी दवाएं उन तक पहुंच नहीं रही थी, ये खुद अपनी हुकूमत की फेल होने का एक ये बयान काफ़ी है। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है जावेद हाशमी की जानिब से। जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइनों को अबूर करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान रेलवे पुलिस की कार्रवाइयां जारी। रेलवे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। मजीद बता रहे हैं सईद अहमद सईद। रेलवे पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और रेलवे पुलिस की जानिब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट है वो रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल है वो कर दी गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के दौरान कुल 347 अफराद के ऊपर गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक अबूर करने के इल्ज़ाम में जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं। और अगर इसमें डिवीजन वाइज बात करें तो लाहौर डिवीजन में कुल 96 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक को पार करते हुए मुकदमा दर्ज किए गए। रावलपिंडी डिवीजन में 100 मुकदमात हैं वो दर्ज हुए। पेशावर डिवीजन में तकरीबन 70 और मुल्तान डिवीजन में 43 जो अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं वो दर्ज की गई हैं। और रेलवे पुलिस के ही मुताबिक सखर डिवीजन में 18 और कराची डिवीजन में 19 अफराद के खिलाफ, जबकि कोयटा डिवीजन के अंदर 2 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक को अबूर करने के ऊपर मुकदमात हैं वो दर्ज की गई हैं। और इस वाले से जो पैगाम है आईजी रेलवे पुलिस कैप्टन राइड आरफ नवाज का वो भी सामने आया है। उनकी तरफ से एक दरखास्त की गई है कि राहगीर जो हैं वो रेलवे ट्रैक को अबूर करने की कोशिश है वो ना करें, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे पुलिस एक्ट और कानून के मुताबिक रेलवे ट्रैक को मोटरसाइकिल के जरिए अबूर करना जो है वो संगीन जुर्म है वो तस्वुर किया जाता है, जिससे बड़े बड़े हादसा है वो रुनमा भी होते हुए हैं माजी के अंदर।
تو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ تمام جو ڈی ایس کے اندر موجود ریلوے پولیس افسران ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد ہے وہ کیا جائے، اور 3 ماہ قبل وفاقی ریلوے قوانین کا احترام کرنے کی التماس کی گئی ہے۔ بہت شکریہ سعید احمد سعید۔ ابھی آپ کو بتائیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں پراپرٹی ٹیکس اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، مزید بتا رہے ہیں بلال نیازی۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ریکوری کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز نے ملتان ڈویژن میں تمام انسپیکٹرز کو سرکل انچارج کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر برانچ کے جو ٹیکسز ہیں ان کی ریکوری کے حوالے سے اقدامات تیز کریں، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن موجود ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کتنی ریکوری کی گئی ہے موٹر برانچ میں اور پراپرٹی برانچ میں، کیونکہ 30 ستمبر تک جو ریت کے ساتھ ٹیکس جمع کرانے کا کہا گیا تھا، اس کے بعد حکومت کی جانب سے احکامات آتے ہیں تو جرمانوں کے ساتھ ٹیکس لیا جائے گا۔ تو ہمارے سے اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر ایکسائز موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ اب تک 30 کروڑ روپیہ ہمارا اکٹھا ہو چکا ہے موٹر ٹیکس کے حوالے سے، اور تقریباً 40 کروڑ کے قریب پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ستمبر کی آج جو 29 تاریخ تک اکٹھا ہو چکا ہے۔ مزید آج کے دن اور کل کا دن ہمیں توقع ہے کہ مزید کروڑوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا، کیونکہ پراپرٹی ٹیکس کی 15% رعایت ہے، جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے صرف 5% رعایت ہوتی تھی، اب 15% 30 ستمبر تک کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ 70 کروڑ روپے مجموعی طور پر ابھی تک ریکور کر لیا گیا اور ابھی ریکوری کر لی گئی ہے۔ بلال نیازی بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ڈی جی خان عمران اسلم نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہری 30 ستمبر تک پراپرٹی ٹیکس ادا کریں۔ مزید جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ بالکل، ڈائریکٹر ایکسائز ڈیرہ غازی خان ڈویژن عمران اسلم جو مظفر گڑھ کے دورے پر آ جائیں اور ای ٹی او مظفر گڑھ مخدوم غلام قاسم کے ساتھ جو انہوں نے ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں کیا کیا اہم باتیں ہوئی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کیا نیا کرنے جا رہا ہے، اس وقت عمران اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ مظفر گڑھ کے وزٹ کے موقع پر آپ نے کیسا ماحول پایا اور کیا نئے تجربات کرنے جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ سے سب سے پہلے تو جو پراپرٹی ٹیکس مالکان ہیں اور گاڑی مالکان ہیں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 30/9 تک اپنا پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس ادا کریں۔ پراپرٹی ٹیکس پہ 15% بذریعہ ای پیمنٹ ریبیٹ ہے، اور جو ٹوکن ٹیکس ہے گاڑیوں کا اس کے اوپر 25% رعایت دی گئی ہے ای پیمنٹ کے ذریعے۔ 2 دن باقی ہیں، 30/9 آخری تاریخ ہے، تمام ٹیکس اپنا ادا کریں، اس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے اپنے دفتر کے اندر ای پیمنٹ کے لیے PSID جنریٹ کرنے کے لیے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ٹیکس پیئر کو ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کرنا آ رہا، PSID جنریٹ نہیں کرنی آ رہی، ہمارے کاؤنٹرز اویلیبل ہیں، یہاں سے آ کے فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل، ایسا ہے کہ شہریوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اپنا جلد سے جلد پراپرٹی ٹیکس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عامر ڈوگر بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے گھر سے بھاگے گمشدہ 3 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 12 سالہ منیر ولد انور، 13 سالہ توصیف ولد صفتر، 10 سالہ یوسف ولد عبد المجید شامل ہیں۔ بچوں کو جنرل بس سٹینڈ اور بہاری چوک سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بچوں کا تعلق ڈھگوالا تحصیل شجاباد، تحصیل جتوئی مظفر گڑھ اور سورج کنڈ روڈ ملتان سے ہے۔ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ بچوں کے لیے نجی تنظیم کی جانب سے رنگا رنگ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان کے جناح پارک میں ایک نجی تنظیم کی جانب سے جو ہے وہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس فن فیئر میں جو خصوصی بچے ہیں ان کی کافی بڑی تعداد شریک ہے۔ ان کے لیے یہاں پر خوب ہلا گلا اور موج مستی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ امین ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ ایونٹ کروایا گیا ہے۔ کیا کہیں؟ Like these activities should be help for such people. Like ہم لوگ جن اسکولوں سے پڑھے ہیں وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو یہ اسکولز ہیں یہ بیسکلی چلتے ہیں آن چیریٹی، آن فنڈز، جو مختلف ایریاز سے آتی ہے، مختلف لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز کے طور پہ یہ اسکولز وغیرہ چلتے ہیں۔ تو اس طریقے کے اسکولز کے لیے اس طریقے کے پروگرام وغیرہ آئی گیس ہونے چاہیے۔ بچے بھی شریک ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اسکول سے ہیں، یہاں پہ آپ کو آ کے کتنا مزہ آیا؟ ہمیں یہاں کا بہت مزہ آیا۔ ہم رہبر پبلک ہائی اسکول سے آئے ہیں۔ کیا کیا یہاں پہ انجوائے کیا؟ کیا کیا ایکٹیویٹیز؟ بہت اچھا لگا، اچھی تھی، سنگنگ بہت اچھی تھی، اور یہ جھولے بھی لیے ہیں۔
ट्रेन ली है, बहुत अच्छी थी, मज़ा आया है। बच्चे जो हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है और बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। खसूसी बच्चे जो कि बोलने, सुनने और चलने की सलाहियत से महरूम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो ट्रस्ट के जो स्कूल हैं जहाँ पर मुफ्त तालीम बच्चों को दी जाती है वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं करवाए जाते, इसलिए खुसूसी बच्चों के लिए फन फेयर का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों ने खूब हल्ला गुला किया। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की मुल्तान आमद। विफाकुल मदारिस के दफ्तर में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। मुल्तान में विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के दफ्तर में हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी से मुलाकात में अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव जफर इकबाल, अमीर मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी, आसिफ अखवानी भी मौजूद थे। तो आपको बता रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की मुल्तान आमद। विफाकुल मदारिस के दफ्तर में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रहीम यार खान में किसानों को जदीद ज़राअत से इस्तिफादा उठाने के लिए ज़र कर्जा स्कीम के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। मुल्क की मैशियत को मुस्तकम करने के लिए ज़राअत का मुस्तकम होना ज़रूरी है और किसानों को ज़राअत मुस्तकम करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कर्जाजात दिए जा रहे हैं और आसान शराइत पर ज़रूरी कर्जाजात की किस तरह हसूल किया जाएगा, इसका सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें किसानों को बताया जा रहा है कि ज़रूरी कर्जाजात के हसूल के लिए क्या क्या उनको प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है और किस तरह कर्जे को वापस भी करना है। मोहम्मद कामरान चट्ठा जो रीजनल हेड हैं CRBG राइट बैंक के, कामरान साहब, किसान जो हमारी मैशियत को मुस्तकम करने के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो ज़रूरी कर्जाजात कैसे वसूल कर सकते हैं, इनसे कैसे इस्तेफादा हासिल करें? शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ऐसी रहनुमाई हमें दी जाती है कि हम किसानों को आसान अक़सात पर कर्ज़े की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में आज अलाइड बैंक ने स्टेट बैंक के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया जिससे हमने एग्रीकल्चर अवेयरनेस सेशन कहते हैं, ताकि हम काश्तकारों को बता सकें कि उन्हें किस किस्म के कर्जाजात दिए जा सकते हैं। उसमें पैदावारी कर्जाजात भी हैं, तरक्याती कर्जाजात भी हैं। वो अपने फार्म की मैकेनाइजेशन करना चाहें, चाहे वो सोलर ट्यूबवेल लगाना चाहें। आज आपको पता है कि एनर्जी की जो सूरत हाल है वो हमारा मुल्क फेस कर रहा है परेशानी उसमें, तो काश्तकारों को हम सोलर पैनल भी दे रहे हैं ताकि वो अपने जो पानी की ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा कर सकें। सोलर पैनल इस्तेमाल कर्जों के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, कैंसर से आगाही और बर वक्त मुफ्त इलाज के लिए कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से राजनपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम शहजाद भुट्टा से। जी खुर्रम शहजाद भुट्टा। जी बिल्कुल, तंदुरुस्ती हजार नहीं बल्कि करोड़ नेमत है और राजनपुर में आज कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से कैंसर के मरीजों के लिए एक आगाही नशिस्त का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम की जो रूह रवां है प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार साहब। सर, सबसे पहले तो हम आपको राजनपुर में वेलकम करते हैं और अहम बात यह है कि लोगों को किस तरह से पता चलना चाहिए, आगाही के हवाले से बताइएगा कि खवातीन को किस तरह से पता चले कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है और इसे बचा कैसे जा सकता है। ये आज ही राजनपुर में कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर के बारे में एक तारफी तकरीब थी। ये अस्पताल लाहौर में बन चुका है और ये मुस्तहिक लोगों को 100% फ्री इलाज मुहैया करता है और किसी को इलाज से इनकार नहीं होता इस अस्पताल में। इस अस्पताल का एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस के लिए अपनी मेमोग्राफी गाड़ियाँ यहाँ भेजते हैं और औरतों की मेमोग्राफी करते हैं। तो जो पैगाम है वो ये है, हर पाकिस्तानी औरत जो 40 साल या उससे ज़ायद उम्र को पहुंच जाए उसे हर साल अपनी मेमोग्राफी करवानी है। इस सिलसिले में कैंसर केयर अस्पताल की मोबाइल मेमोग्राफी टीम्स सारे पाकिस्तान में ख़वातीन के घरों तक पहुंच के फ्री मेमोग्राफी की सहूलत मुहैया कर रही हैं। जी बिल्कुल, फ्री मेमोग्राफी की सहूलत कैंसर से बचाव के लिए मेमोग्राफी कारआमद साबित हो सकती है। खुर्रम शहजाद भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताया, महकमा हेल्थ की जानिब से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के हवाले से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मजीद जान लेते हैं अतहर लाशारी से। जी बिल्कुल ऐसी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के हवाले से आज एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अजमल भट्टी साहब और मुख्तलिफ अजला के जो हेल्थ के अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर फरमाइएगा, बुनियादी चीज़ क्या है और ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है कितनी मुहलक है और इसका इलाज कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मोहलक बीमारी के ऊपर बात कर सकूं। आज की जो वन डे वर्कशॉप का इनेकाद है वो इस सिलसिले में की गई है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है
وہ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا ہم نے سد باب کرنا ہے۔ دیکھیں، عرف عام میں یہ بات مشہور ہے کہ ٹی بی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ ٹی بی بالکل ختم نہیں ہوئی، اور ساتھ میں اس نے جو شکل نکالی ہے اپنی، وہ ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی ہے۔ ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ جو میں سادہ زبان میں بات کروں گا کہ جو ڈاکٹر کورس آپ کے لیے دیتا ہے، اس کورس کو لوگ پورا نہیں کرتے اور وہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 دن دوائی کھائی، ٹھیک ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی اب مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو جڑ سے اس کو کلا کما کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو جب وہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ دوائی ان پر اثر نہیں کرتی، تو اس کو ہم ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کا نام دیتے ہیں۔ اور لکیلی یہ کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ ورکشاپ اس لیے منعقد کرائی گئی ہے کہ ہم جو ہماری ٹی بی مینجمنٹ کی ٹیمز ہیں ان کو ہم یہ آگاہی دے سکیں، اویئرنیس دے سکیں۔ آپ میڈیا کے دوستوں سے بات کر کے آپ کے توسط سے ہم لوگوں کا تک یہ بات پہنچا سکیں کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر کوئی کورس دیتا ہے تو اس کو بڑے سیریس طریقے سے اس کو فالو کریں تاکہ ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ تو بات آگاہی کی ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی ہو جاتی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس پروگرام مینیج ڈرگ ریزسٹنس لیبز بھی اویلیبل ہیں، رحیم یار خان میں، بہاولپور میں۔ اس کے علاوہ ہر ٹی ایچ کیو لیول کے اوپر ہمارے پاس جین ایکسپرٹ کی فیسلٹی موجود ہے، ہم اس کو بہت ارلی ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں۔ اور یہ ٹی بی کا سارا علاج مفت ہے، سرکار اس کو مفت مہیا کرتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جو اس کے مریض ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ جو کورس ڈاکٹر نے کیا ہے اس کو ہم پورے سیریسنس سے اور سنجیدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی میں آ جائیں اور اس کا علاج مشکل ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جو بھی کورس ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے اس کو ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر کا دیا گیا کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ اطلاع اشاری، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی پور میں ریسکیو کی جانب سے تعلیمی اداروں میں بیسک لائف سپورٹنگ پروگرام کے تحت ٹریننگ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں رانا عمران سعیدی سے۔ اس وقت میں موجود ہوں علی پور کالج میں۔ ریسکیو 1122 علی پور کی جانب سے تعلیمی اداروں میں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے میں جو ہے ریسکیو 1122 علی پور نے علی پور کے تعلیمی ادارے علی پور کالج میں جو ہے ٹریننگ دی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ریسکیو کے انچارج آصف جلال صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اس ٹریننگ کے حوالے سے اور اس کا کیا مقاصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصف، ریسکیو 1122 علی پور۔ آج جو ہے علی پور کے اندر یہ ریسکیو 1122 کی طرف سے بیسک لائف سپورٹ پروگرام کی جو ٹریننگ ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا محفوظ معاشرے کا ایک ویژن ہے جو ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کا ہے، اس کے تحت جو ہے ہم پورے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے ہم اداروں میں، ہم اس میں وسیب میں، سوسائٹی میں، تمام علاقوں میں ہم جو ہے وہ بیسک لائف سپورٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج اس ادارے کے اندر جو ہے وہ ہم نے بیسک لائف سپورٹ پروگرام جو ہے اس کی ٹریننگ دی ہے، جس میں تمام پارٹیسپینٹ، جس میں فیکلٹی اور ادارے کے باقی تمام لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹریننگ کو سیکھ کے یہ ہمارے پنجاب اور پاکستان کا جو محفوظ معاشرے کا قیام ہے اس میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ بالکل جی، محفوظ معاشرے کے قیام میں ساتھ دیں گے۔ ٹریننگ لے کر رانا عمران سعیدی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور وہی اسٹوڈیو سے